आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक्सेप्ट करो इसको, अपने लिए क्लैपिंग करो। कि आपने इतना बड़ा स्नेह प्रेम जो बरसाया, मैं तो गदगद हो गया। रियली में स्टूडेंट्स, ये लाइफ के मतलब कुछ मेमोरेबल पल रहे मेरे लिए। हालांकि इसके पहले भी बड़ी बड़ी क्लासें ली, पर वो कहते हैं ना, अकाल के दौरान मिला हुआ एक दाना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। मैंने बिल्कुल स्टूडेंट्स स्पष्ट बता रहा हूँ, मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। मैंने यही उम्मीद की थी कि जो ऊपर वाला टॉप हॉल है वो भर जाए बस। मुझे क्या पता था कि कॉम्प्लेक्स का जर्रा जर्रा भर जाएगा। है, टेंशन मत लो। सुनो, वहाँ पे कहानी इस वजह से नहीं सुना पाया क्योंकि कहानी थी बड़ी मज़ेदार। अब मेरे सामने जो बैठे थे मैं उनको तो कंट्रोल कर लूँ, जो दूसरी जगह क्लासेस स्विचिंग होके चल रही थी वहाँ पे कोई नहीं। और वहाँ पे जब ये मज़ेदार कहानी जाती तो सेना भगदड़ मचा देती। उसकी वजह से मैंने कहानी ड्रॉप की। पर चिंता मत करो, ये कहानी आपको यहाँ पर पूरी सुनाएंगे। ओके? अरे ओके, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दो। एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात, उम्मीद किससे होती है? पर कुछ अपने गद्दार भी होते हैं। क्या होता है? ये आप आज दोनों को बता रहा हूं, ये जो दोनों कमीण बैठा है ना, ये दोनों कमीण, ये महागद्दार है। इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है, स्पष्ट बता रहा हूं। नहीं, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक बात बताइएगा। आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हो और आपको कोई कारणवश किसी को कॉल करना पड़े, खतरनाक वाली कोई बात है, आप किसी को कॉल करना चाहते हो, तो आपके माइंड में कौन आएगा? पहले ये बताओ। जिस पर भरोसा है, बिलीवेबल आदमी है, उसी का आएगा ना। कभी भी भरोसा मत करना, वो बिलीवेबल आदमी एट दिस मोमेंट पर चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। एक ने फ़ोन स्विच ऑफ किया और एक ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वापस कब किया? जब पता चल गया कि अब डांट पड़ेगी, अब हालत खराब होगी, तब। क्योंकि मुझे उसके पहले वास्तविकता मिल गई थी और तेरी फोटो भी मैंने कहीं देख ली थी जाते हुए की। और मुझे क्या बोला गया कि सर माँ की दादी बीमार पड़ गई। हाँ, ये पूरा प्लान था, षड्यंत्र। सुनो, ये पूरा षड्यंत्र था कि दादी बीमार पड़ गई, रात की 11 बजे लेट जाओ। ईश्वरिया ने एक ही डांटी लगाई। मैं क्यों सच बता दे, काई होयो और काई नहीं होयो, वो क्यों माँ के बाप की सौगन सर। चुप जब। और फिर बेटों को देखो, मेरी बात सुनो, इन कमीनों के काम देखो। जब इनको पता चल गया कि यार जबरदस्त हो गया, तब इन्होंने वापस फोन किया कि मनाते हैं सर को।
चलो आवाज नहीं स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट बताओ कहाँ तक पढ़ा। कल फोटो बड़ी शानदार आई थी। चलो रंगराई हो गया था, मालदेव राठौड़ी पढ़ रहे थे ना, मेवाड़, अच्छा उदय सिंह पढ़ रहे थे, हरमाड़ा युद्ध पढ़ लिया। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, हरमाड़ा के युद्ध के बाद 1559 इन दो की तरह और भी आप में से कुछ गद्दार थे जो नहीं आए। हाँ गद्दार थे ना। ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ, ईमानदारी का परिचय देते हुए। नहीं आए, नहीं आए, कौन कौन नहीं आए थे ईमानदारी का, जो नहीं आए थे। हाँ कोई बात नहीं, ईमानदारी हो तो बता देना कि सर नहीं आए। अरे जल्दी से भाई, आपको पता है मैं गया या नहीं, पूरे हाथ खड़े करो। ओके कोई बात नहीं। चलो बॉडीगार्ड आया था, इस बॉडीगार्ड के बिना मैं जा ही नहीं सकता था। सुनो अब 1559 में क्या हुआ, उदय सिंह के पुत्र कौन बताओ, अरे बोलो बोलो, प्रताप। कौन? और प्रताप के जन्म हुआ 1559 में पुत्र कौन से सिंह का, तो बताओ दादा बने कौन, बोलो। इन्हीं उदय सिंह जी ने अपने पोते के जन्म के उपलक्ष्य में एक तो नगर बसाया कौन सा, और एक बनवाई उदय सागर झील। कौन सी झील? अब सुनो, अकबर पीछे पड़ा हुआ था मालवा के बाज बहादुर के। कौन से बहादुर के? मालवा गया अकबर, अब आक्रमण किया, ये बाज बहादुर भागकर आ गया वाड़ ही वाड़, और शरण दी किसने? ऐसे ही अकबर पीछे पड़ा था मेड़ता, मेड़ता का था, जल्दी से बताओ कौन सा मल, बोलो। जयमल राठौड़। कौन था ये? जयमल राठौड़ भी अकबर विरोधी था। अकबर जब मेड़ता सेना लेकर पहुंचा तो जयमल भाग कर आ गया अपने कुटुंब सहित किसके पास? अकबर को पता चला कि मेरे विरोधियों को शरण दे रहा है कौन, तब अकबर सेना लेकर आया तोड़ ही तोड़। किसके विरोध? आप में से मुझे कौन बताएगा कि उदय सिंह के इस आक्रमण की सूचना किसने दी थी? उदय सिंह पर अकबर ने जो आक्रमण किया था ना, इसकी सूचना उदय सिंह को किसने दी थी कि अकबर विशाल सेना लेकर आ रहा है, आप तैयारी कर लीजिएगा युद्ध की। रिकॉर्ड टूटा या नहीं सर लाइव का, बस ये बता दो। अरे रिकॉर्ड क्या, सभी रिकॉर्ड टूट गए। आप में से पता नहीं किसी ने एक रील्स डाल रखी थी, वो यही की थी, और उस रील्स के नीचे मैंने शनिवार को ही देख लिया था, उस कोई एक स्टूडेंट था जो कोई पता नहीं क्या नाम था, नाम तो मैंने नहीं देखा, परिहार था लास्ट में। मैंने कमेंट्स देखा उसका, तो उसने लिख दिया कि कल आंधी आने वाली है, सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। बहुत बहुत आभार स्टूडेंट्स, बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत बहुत आभार। आपका प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। सुनो अभी भी बता दूँ, शुक्रवार को नहीं सोया था, शनिवार को पूरे दिन भागता रहा, दौड़ता रहा, रविवार को कल क्लास ले ली, बाद में क्लास जब बहुत ही शानदार गई तो जो टीचर्स आए थे बाद में उन्होंने झांप लिया। क्या किया सुनना, बड़े खतरनाक टीचर थे। उन्होंने क्या किया, क्या चाहिए? मैंने कहा कोई पार्टी आर्टी नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं घर पे जाऊँगा, सुकून से सोऊंगा। कहा आराम से जाओ। मैं बाहर गया, जेब में हाथ डाले, पर्स और चाबी गायब। पता चल गया, क्योंकि जब मैं वो डेस्क बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो आपको पता मेरी आदत आगे रखने की, तो वहाँ पे जब वो भागीरथ सर और सुनील सर बोलने आए थे तो एक ने चाबी ले ली और एक ने पर्स दबा लिया। फिर कहा कि अब आराम से जाओ।
और साथ में उनको समर्थन दे रहे थे आपके राजनीतिज्ञ के बुद्धिमत्ता में निपुण कुलदीप सर का संविधान में संशोधन के तहत आपको पार्टी देनी होगी, तब आर्टिकल इतने के तहत आपको चाबी और आपका पर्स बाइज्जत बरी करके आपको दिया जाएगा, वरना वो हमारी जेब में कैद है। फिर वहाँ पे गए, फिर घर पे गया, तब तक वो वीडियोस फोटोज आए तो अच्छा तो लगता ही है, बिल्कुल अच्छा तो लगता ही है। थका हुआ था 3 दिन का, फिर भी पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि आज फीलिंग अच्छी आ रही थी, है ना। और फीलिंग इतनी मस्त आई कि सुबह पूरी 7 बजे नींद खुली और 7 बजे पहली क्लास थी। तो फिर भागता दौड़ता जैसे तैसे करके 7:20 पे पहुंचा, कहा राजमोहन टावर। तो मैसेज आया कि सर 20 मिनट लेट। मैंने कहा कि किस वजह से? मैंने कहा कल की क्लास की वजह से। समझ में आया? तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स। चलो, तो हाँ, आप में से कोई बताएगा कि जब अकबर सेना लेकर आया चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, तो अकबर के इस आक्रमण की सूचना उदय सिंह जी को किसने दी थी? बताओ, एनीबडी? अरे बताओ, नहीं पता? याद रखना, उदय सिंह का पुत्र था शक्ति सिंह। कौन था? कौन था? हाँ, शक्ति सिंह नाराज हो गए थे। किससे? अपने पिताजी से, और नाराज होकर चित्तौड़ छोड़कर चले गए थे। ये मेवात प्रदेश में बैठे थे। कहाँ? और उधर से आया कौन? अकबर। तो अकबर को पता चला कि मेवात के अंदर बैठे हैं कौन? उदय सिंह जी के पुत्र शक्ति सिंह। तो अकबर ने कहा हम शक्ति सिंह जी से मिलना चाहेंगे। तो शक्ति सिंह जी से मिले, उनको कहा कि आप हमारी तरफ हो जाइए, हम आपके साथ हैं। तो शक्ति सिंह जी उस टाइम कहा जाता है कि उनके साथ भी हो गए थे। फिर शाम का समय हुआ तो अकबर थोड़ा नशे में था। किस में था? और नशा किया हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो अकबर ने नशे की हालत के दौरान शक्ति सिंह जी को कहा कि शक्ति सिंह जी, आपको पता है हम इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर क्यों आए हैं? तो शक्ति सिंह जी ने कहा नहीं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। कहा कि हम ये सेना लेकर जा रहे हैं आपके पिताजी के विरुद्ध चित्तौड़ अभियान पर। कल पिता, मतलब जब हम आक्रमण करने जाए तो आपके मन में पिता के प्रति प्रेम तो नहीं उमड़ेगा ना, साथ हमारा ही दोगे ना, क्योंकि अब तुम हमारी तरफ हो। तब शक्ति सिंह ने उसी समय तय कर लिया था कि मैं साथ तेरा तो कभी नहीं दूंगा, पर इतना भी अपने पिता से नाराज नहीं हो सकूं कि मैं उन्हें सूचना नहीं पहुंचाऊं। उसी समय शक्ति सिंह ने अपना सेनानायक या संदेश वाहक भेजकर सूचना पहुंचाई। कौन से? तोड़? चित्तौड़। और चित्तौड़ सूचना पहुंचाई और पिता को कहलवाया कि पिताजी जल्द से जल्द चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का इंतजाम कर लीजिए, अकबर विशाल सेना लेकर आ रहा है। ये बात बताओ किसने कही? शक्ति सिंह जी ने। उदय सिंह जी ने उस समय सभी ठिकाने के सरदारों को पत्र भेजा का विकट स्थिति है, जल्द से जल्द चित्तौड़ में आए, हमने आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो बिल्कुल स्टूडेंट जितने कितने भी ठिकाने के सरदार थे वो सब आए, जिसमें जयमल राठौड़ भी आए। और जयमल राठौड़ के भतीजे थे कल्ला। कौन थे? और कल्ला जी इस टाइम कहाँ गए हुए थे? शादी करने। कहा जाता है कि वो जब शादी करने गए थे तब तोरण बांध रहे थे। क्या तोरण मारते हैं ना, तो तोरण बांध रहे थे, तब संदेश आया चित्तौड़ से कल्ला जी को। कहा कल्ला जी आप जिस स्थिति में हो वैसी की वैसी स्थिति में अभी इसी वक्त तुम्हें चलना है। कहाँ? चित्तौड़। राणा ने बुलाया है। तो बिल्कुल स्टूडेंट कल्ला जी ने, जब कल्ला जी रवाना हुए तो बिल्कुल उनके ससुराल वाले जो थे उन्होंने कहा अगर कुछ आवदर में कमी हो गई तो आप हमें बताइए, पर ऐसे नाराज होकर जाइए मत। ये बात किसने कही? उनके ससुराल वालों ने। तो कल्ला जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमें इसी वक्त जाना होगा क्योंकि हमारे राजा का हमारे पास संदेश आया है।
तो कहा हमारी बेटी को इस हालत में छोड़कर जा रहे हो। तब कल्लाजी राठौड़ ने कहा कि हमारी होने वाली रानी को जाकर कहना कि हम वचन देते हैं कि हमारा इंतजार करे, हम लौट कर आएंगे। बिल्कुल स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं से कल्लाजी राठौड़ आए, बैठक हुई और इधर बैठक के अंदर निर्णय लिया गया, सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि राणा उदय सिंह कुटुंब सहित गोगुंदा की पहाड़ियों में जाएंगे, गोगुंदा की रक्षा हेतु और उदयपुर नगर की रक्षा हेतु, और चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा जाएगा जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को। किसको? जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को कार्यभार सौंपा जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इस बात का। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया को बिल्कुल चित्तौड़ का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उदय सिंह जी अपने कुटुंब को लेकर कौन सी पहाड़ियों में चले गए? गोगुंदा की पहाड़ियों में। तो पहले यहाँ तक लिख ले कि पहले समझा दूँ, पूरा समझा दूँ? तो सुनो, अब जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के पास चित्तौड़ दुर्ग था, ये चित्तौड़ दुर्ग के दुर्ग रक्षक नियुक्त किए गए। उधर अकबर आया और अकबर ने चारों तरफ से दुर्ग की घेराबंदी की। दिन के समय में अकबर के सैनिक क्या करते थे स्टूडेंट, याद रखिएगा, बारूद वगैरह लेते और चित्तौड़ दुर्ग की जो दीवारें हुआ करती थी उन दीवारों के बीच में बारूद को डालकर सुरंग बनाकर बारूद डालते और फिर उस बारूद को क्या करते? जलाते, ताकि वो तोड़ दे किसको? दीवारों को। पर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, ये दिन में काम होता। जितनी कितनी भी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत होती, ज्यों ही रात होती, दुर्ग के अंदर कौन? जयमल राठौड़ रात्रि के समय दुर्ग की वापस क्या करवा देता? मरम्मत करवा देता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अकबर सुबह उठता रहा, अकबर की सेना उठती तो देखते तो कि भाई दुर्ग तो यार रेडी हो गया, मतलब जो भी क्षतिग्रस्त होता थोड़ा बहुत ऊपर की ओर से तो बिल्कुल जहाँ तक होता बिल्कुल मरम्मत करवा देते। अकबर बड़ा परेशान हो गया। जब सुरंगें बनाकर बारूद डाला जाता था और उनको उड़ाने का प्रयास किया जाता था तो 2 दफे अकबर मरता मरता बाड़ बाड़ बचा था, 2 बार चित्तौड़ अभियान पर। कान खोल के सुन लेना, कितनी बार? 2 बार। और कई सैनिक बारूद जब सुरंग में डालते थे, बारूद को जब जलाया जाता था तो कई सैनिक तो उस बारूद के साथ ही फूटते थे, काफी मारे जाते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनो, एक बार क्या हुआ, चित्तौड़ दुर्ग जो था उसके बराबर कोई पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर शाम को था टहल रहा था अकबर। अकबर की चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर नजर पड़ी तो दुर्ग की मरम्मत कराते हुए दिख गया कौन? जयमल राठौड़। तब अकबर ने अपनी बंदूक निकाली संग्राम, कौन सी? और संग्राम से गोली चलाई। वह गोली जाकर लगी सीधी जांग के अंदर, पैर के अंदर। गोली लगने से जयमल राठौड़ भयंकर क्या हो गए? घायल हो गए। और उसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा, भयंकर जयमल राठौड़ ने कहा, घोषणा की, फत्ता सिसोदिया ने कहा कि अब होगा केसरिया। क्या होगा? तो जयमल राठौड़ ये चिंतित थे कि सब केसरिया करेंगे, मैं कैसे लड़ूंगा, क्योंकि मेरी जांग में क्या लगी हुई है? गोली लगी हुई है, पैर पे गोली लगी हुई है, मैं घायल अवस्था में हूँ। तब उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने कहा कि चाचा तो टेंशन मत ले कि तू कैसे लड़ेगा, तू कल लड़ेगा और दुश्मनों को मारेगा भी। कैसे लड़ेगा ये मैं जानूँ, मेरा काम जाने। स्टूडेंट, रात्रि के समय केसरिया का ऐलान जब हुआ था कि हम सुबह सब केसरिया करेंगे, तो रात्रि के समय चित्तौड़ दुर्ग के अंदर फत्ता सिसोदिया की जो रानी थी फूल कंवर, कौन थी? उस फूल कंवर के नेतृत्व में हजारों ललनाओं ने आग के अंदर कूदकर क्या किया? जौहर किया। अब रात्रि का समय था, सुनना, और जगह जगह कुंड बने हुए होते थे, मैंने आपको बताया था ना, और उन्हीं कुंडों के अंदर लकड़ियाँ होती थी, फिर लकड़ियों को जलाया जाता था और जलाने के बाद वही शतरानियाँ आती और कूद जाती।
तो स्टूडेंट्स ऐसे खूब सारे कुंड थे, उन कुंडों के अंदर आग प्रज्वलित हुई और रानियां कूदी, तो स्टूडेंट चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई तो बाहर डेरा डाले कौन बैठा था? उनकी, याद रखना, जौहर की अग्नि से पूरा आसमान प्रज्वलित हो उठा, प्रकाशमय हो गया। अकबर अपने शिविर में सो रहा था तो बाहर आया तो चित्तौड़ को जलते हुए देखा। आग की लपटें निकल रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इतिहासकार कहता है कि अकबर इस दृश्य को देखकर वहाँ से भाग छूटा। अकबर भाग गया था। अकबर जब भागा तो अकबर के पीछे सैनिक भागे और अकबर को पकड़ा, यूं गुद्दी पकड़ी, कठे मर रिया हो। तो अकबर ने कहा कि चित्तौड़ जल रहा है, पूरा चित्तौड़ जल रहा है, हम जस्ट इनके समीप है, हम भी जलकर क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। अपनी जान बचाओ और भागो। पकड़ने वाले कोई और नहीं, आमेर के कछावा थे। कौन थे? कछावा थे। यानी आमेर के कछावा भी इस चित्तौड़ के तीसरे साके के दौरान साथ थे। किसके? कुछ इतिहासकार कहते हैं। तब उन्हीं कछावाओं ने कहा कि बादशाह अकबर, ये जो तो आग की लपटें और चीखने चिल्लाने की जो ये बातें देख रहा है ना, ये कोई हादसा नहीं है, यह हमारे क्षत्रियों का स्वाभिमान की रक्षा है। तो कहा कैसे? मैं समझा नहीं। कहा कछावाओं ने कि जब दुर्ग में स्थिति बड़ी नाजुक बन जाती है तब योद्धा ये प्रण करता है, सैनिक ये प्रण करता है कि हम अब दुश्मन से लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। ये निर्णय लिया जाता है तब हमारी क्षत्राणियाँ, हमारी रानियाँ अपने सतीत्व की रक्षा है तो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने हैं तो वो दुश्मन के साथ रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये क्षत्राणियों की शान के विरुद्ध है। इसलिए वो अग्नि में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है, जिसे हमारे इतिहास की भाषा में जौहर कहा जाता है। तो ये क्या हो रहा है? जौहर हो रहा है। जब ये बात अकबर को बताई गई तो अकबर ने क्षत्रियों की परंपराओं का बड़ा सम्मान किया और फिर कछावाओं ने कहा कि तू 2 बार मरता मरता बचा है। कितनी बार? कल सुबह ध्यान रखना, दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, भोगना पड़ जाएगा तेरा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगले दिन चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। जयमल राठौड़ को कंधे पर लेकर निकला कौन? कल्लाजी राठौड़। ये दोनों चाचा भतीजे थे और दुश्मनों से भयंकर लड़े। अब मुगल सैनिकों ने जब देखा इधर तो सैनिक कितना दिख रहा था, पर हाथों में तलवारें कितनी चल रही थी? 4। तभी तो वहां पर मुगल सैनिकों के मुंह से निकल पड़ा, कौन है ये 4 हाथों वाले देवता? तभी तो तुम आर्ट एंड कल्चर में लोक देवताओं में कल्लाजी राठौड़ की एक बात लिखते हो, 4 हाथों वाले। किसे कहा गया? कल्लाजी को। पढ़ते हो ना? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा गया। और सुनो आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, जयमल राठौड़ काफी घायल थे पहले से ही, और रण क्षेत्र में लड़े तो तलवारों का जब वार हुआ तो और घायल हो गए थे। जब और घायल हुए और जब बुलावा आ गया तब उन्होंने कल्लाजी राठौड़ को कहा, भतीजे अब उतार दे, अब हमारे जाने का समय आ गया। तो कल्लाजी राठौड़ कहा जाता है कि चित्तौड़ के जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार के एक दरवाजे के समीप उतारते हैं किसको? अरे बोलो बोलो, जयमल राठौड़ को। जब जयमल राठौड़ को उतारते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उतारते हैं तब मुगल सैनिक पीछे आते हैं और जब कल्लाजी ऐसे झुककर उतारते हैं तब झुके हुए कल्लाजी के सिर पर वार करते हैं। कल्लाजी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। पर वहाँ पर एक चमत्कारिक युद्ध देखो एक योद्धा का। कहता है ना हमारे राजस्थान के बारे में, क्या ठे सिर कटे और धड़ लड़े।
कहते हैं ना। तो सिर कट गया था किसका? कल्ला जी का, पर धड़ अभी भी लड़ रहा था, दोनों हाथों में तलवारें चल रही थी। जब तलवारें चल रही थी और दुश्मन मुगल सैनिकों पर चल रही थी, तब दुश्मन सैनिकों ने बिना सिर के धड़ को लड़ते हुए देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। फिर एकदम धड़ लड़ रहा था तो बिल्कुल वही धड़ घोड़े पर बैठा। किस पर? हाँ, और घोड़े पर बैठकर रण क्षेत्र में सभी सैनिकों को चीरता हुआ, और वो तलवारें चल रही थी, वो घोड़ा लेकर गया किसको? कल्ला जी को। कहाँ लेकर गया? बोलो, रानी के पास। वचन देकर आए थे कि मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आऊँगा। तो ये बात ये बताती है स्टूडेंट्स कि कुछ व्यक्ति तो साथ रहकर दगाबाज निकल जाते हैं, और निभाने वाले तो मरने के बाद भी साथ निभा जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, गद्दार कहीं के। सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे काफ़ी थे बेटे जिन्होंने कहा हाँ सर हम आएंगे। और मैंने परसों भी एक बात बोली थी कि देखो, उम्मीद अपनों से की जाती है, गैरों से नहीं। पर अपनों ने ही कहा कि तुम गलत सोच रहे हो, गद्दारी अपने करते हैं, गैर तो साथ निभा जाता है। गद्दार कहीं के, दुष्ट आत्माएं। श्राप दे दूं इनको? छोड़ो, नहीं। नहीं, इनको रियलाइज होना चाहिए, है ना? हाँ, इनको रियलाइज तो होना ही चाहिए। बस रियलाइज इतना हो जाना चाहिए कि ये खुद ही ढकनियां लेकर आए, और फिर आगे क्या करें? हाँ, खुद नहीं डूब, ये तो डूब ही नहीं सकते। चलो छोड़ो, गोली मारो, गद्दार कहीं के। तो सुनो स्टूडेंट, तो बिल्कुल सुनो। अब वो धड़ जो था घोड़े पर बैठकर बिल्कुल कृष्णगढ़ की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो कृष्णगढ़ की राजकुमारी थी। कृष्णगढ़ की तरफ जा रहा था तो देखो, एक सच्चा प्रेम देखो, एक प्रेम, अनूठा प्रेम जो होता है ना, इसे कहते हैं एक अनूठे और सच्चे प्रेम का उदाहरण। कहा जाता है कि कल्ला जी राठौड़ जिस दिन लड़े और उनका सिर कटा था, उसकी रात को ही, उसके एक दिन रात को पहले, मतलब रात को जिस दिन केसरिया का निर्णय लिया गया ना, उसी रात को उस राजकुमारी ने अपने सपने में कल्ला जी राठौड़ को युद्ध में बिना सिर के लड़ते हुए देख लिया था। तब वो रानी कृष्णगढ़ से घोड़ा लेकर निकल गई, किधर आने को? चित्तौड़ आने को। और इधर से गए थे कौन? कल्ला जी। इतिहासकार कहता है कि रास्ते में इन दोनों का मिलन हुआ, और धड़ जो था वो उस राजकुमारी की गोद में जाकर शांत हुआ। फिर कहा जाता है कि वो राजकुमारी जो थी वो भी क्या हो गई? सती हो गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। तभी तो कहता हूँ, अपने जो होते हैं वो साथ छोड़कर चले जाते हैं, और जो साथ निभाने वाले होते हैं वो दुनिया छोड़ने के बाद भी साथ निभा जाता है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। इस प्रकार सुनो, चित्तौड़ पर अधिकार हुआ किसका? अकबर का। कहा जाता है कि अकबर यहाँ पर अपना आपा खो देता है और चित्तौड़ में कत्ले आम का आदेश दे देता है। चित्तौड़ की आम जनता का याद रखिएगा, कत्ले आम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कत्ले आम। और चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था बादशाह अकबर ने आसफ खां को। किसको? और यहीं से बादशाह अकबर गया सेना लेकर रणथंबोर। कहाँ गया? 1569 में, 1569 में गया, और वहाँ का राजा था सुरजनहाड़ा। कौन था? काफ़ी लंबे समय तक सुरजनहाड़ा ने संघर्ष किया, दुर्ग की घेराबंदी, किलेबंदी रखी, और जब घेराबंदी भयंकर थी अकबर की, तो कछावाओं के कहने पर सुरजनहाड़ा ने भी अकबर को
तो सॉरी, रणथंबोर दुर्ग की क्या सौंप दी? चाबियां सौंप दी। याद रखिएगा इस बात को, लिखो अब जल्दी से। लिखो जल्दी से, लिखो। उदय सिंह द्वितीय ने, उदय सिंह द्वितीय ने मुगल बादशाह अकबर के, मुगल बादशाह अकबर के मुगल बादशाह अकबर के निम्न विरोधियों को शरण दी, निम्न विरोधियों को शरण दी। लिखो जल्दी से, लिख लिया? फर्स्ट लिखो, मालवा के बाज बहादुर, मालवा के, मालवा के बाज बहादुर, और उसके बाद लिखो मेड़ता का, कौन? बिल्कुल लिख लो, मेड़ता का जयमल। इस कारण बादशाह अकबर, इस कारण बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर, विशाल सेना लेकर, बताओ कहाँ आया? चित्तौड़ आया। विशाल सेना लेकर चित्तौड़ आया। अब बताओ, अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को किसने दी? शक्ति सिंह ने, उनके पुत्र शक्ति सिंह ने। तो लिखो स्टार और नोट लगाकर, अकबर के आक्रमण की सूचना अकबर के आक्रमण की सूचना अकबर के आक्रमण की सूचना शक्ति सिंह ने अपने पिता उदय सिंह को दी। उदय सिंह को दी। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, सीधा लिख लो। उदय सिंह ने मेवाड़ सरदारों की आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन बैठक बुलाई तथा चित्तौड़ का कार्यभार किसको? जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को सौंपा। जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया को सौंपा तथा उदय सिंह स्वयं सेना लेकर
उदय सिंह स्वयं सेना लेकर कहाँ गए? गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। लिख लिया? अब हेडिंग डालो स्टूडेंट चित्तौड़ का तीसरा शाखा। फिफ्टीन 1567-68 1567-68 लिख लिया? ओके, लिखो जल्दी से आगे। उदय सिंह वर्सेस कौन? उदय सिंह वर्सेस अकबर। उदय सिंह से एरो निकाल कर लिखो कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? जेता और कुपा, सॉरी जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया। असर है अभी, जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया। लिख लिया? लिखो केसरिया किसके नेतृत्व में? जयमल व फतेह सिसोदिया के नेतृत्व में। जयमल व फतेह सिसोदिया के नेतृत्व में। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो जौहर फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर किसकी रानी थी रे? और जयमल के क्या लगती थी? बहन। याद रखना, फतेह सिसोदिया और ये जयमल राठौड़ साड़ा बहनों ही थे। ओके, लिखो जल्दी से। अब लिखो अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता का चित्तौड़ की आम जनता का कत्ले आम करवाया। आम जनता का कत्ले आम करवाया। लिख लिया? ओके। अकबर ने चित्तौड़ का कार्यभार आसफ खां को सौंपा। कौन से खां को? आसफ खां को सौंपा। अकबर ने चित्तौड़ का कार्यभार आसफ खां को सौंपा। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट। सर बाईसा किरण के बारे में भी थोड़ा बता दो ना। बड़े वाले बैच में सब बताऊंगा। लिखो जल्दी से।
आगे हेडिंग डालो स्टूडेंट। हाँ रुक जाओ पहले, ये तो हो गया 1567-68 चित्तौड़ का तीसरा शाखा, और चित्तौड़ हो गया मुगलों के अधीन। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिएगा और समझिएगा नेक्स्ट क्या होता है क्या नहीं होता है स्टूडेंट। उसके बाद याद रखिएगा उदय सिंह द्वितीय के बड़े पुत्र थे महाराणा प्रताप। कौन थे? प्रताप। उसके बाद कौन? शक्ति सिंह। कौन? उसके बाद कौन सा सिंह? सग्गर सिंह या सागर सिंह। और उसके बाद कौन? जगमाल। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, उदय सिंह प्रताड़ित थे। इनकी प्रिय रानी जो थी वो थी, बोलो, धीरबाई। कौन सी बाई? धीरबाई। और धीरबाई के कहने पर, किसके कहने पर? धीरबाई के कहने पर उदय सिंह जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? याद रखना। और फिर उदय सिंह जी की, बोलो कितनी फरवरी? 28 फरवरी 1572 को, किस दिन? होली के दिन, बताओ क्या हुई? मृत्यु हुई। क्या हुई? मृत्यु हुई। ध्यान रखिएगा ये बात। और कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही थी कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ, हाँ जी याद रखिएगा इस बात को। ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने। समझ में आया ना? तो लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में लिखो, उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी, उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के कहने पर, कौन सी बाई? धीरबाई के कहने पर धीरबाई के कहने पर छोटे पुत्र कौन से माल को? जगमाल को, छोटे पुत्र जगमाल को, बताओ क्या घोषित किया? हाँ, उत्तराधिकारी घोषित किया। अब बताओ उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1572 को। किस दिन? तो लिखो, उदय सिंह द्वितीय की 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह द्वितीय की 28 फरवरी 1572 को होली के दिन क्या हुई? मृत्यु हुई। लिख लिया? अब यहीं पर हम जगमाल के पॉइंट लिख लेते हैं। सुनो स्टूडेंट, सभी मेवाड़ी सरदार जगमाल को अपना राजा चुनेंगे ही नहीं, सभी राजा चुनेंगे किसको? महाराणा प्रताप को। तो बिल्कुल सभी सरदार महाराणा प्रताप को लेकर गोगुंदा से कहाँ आएंगे? कुंभलगढ़। कहाँ आएंगे? जहाँ जगमाल अपने राज्याभिषेक समारोह का आयोजन कर रहा था। पर सभी सरदार आए और जगमाल को राजा के सिंहासन से हटाया और वहाँ पर बिठाया किसको? महाराणा प्रताप को। राज्याभिषेक किया तो जगमाल हो गया नाराज। क्या हो गया?
और नाराज होकर आ गया कहाँ? अकबर के पास। अकबर को कहा और पूरी बात बताई तो अकबर ने कहा उचित समय आने पर हम संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार करके तुम्हें वापस क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। अभी फिलहाल हम तुम्हें जहाजपुर की जागीर देते हैं। किसकी? अरे बोलो, जहाजपुर की जागीर देते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाजपुर की जागीर मिली किसको? जगमाल को। फिर जगमाल जहाजपुर से चलकर कहाँ चला गया? भेजा इसको सिरोही। कहाँ भेजा? किसने भेजा? अकबर ने। और वही सिरोही के अंदर शासक था सुरातन देवड़ा। कौन था? सुरातन देवड़ा से युद्ध हुआ जगमाल का और 1583 में जगमाल लड़ता हुआ मारा गया और दुनिया छोड़कर चला गया। तो जगमाल का पूरा किस्सा यहीं पर लिख देते हैं। लिखो लिखो, जब मेवाड़ी सरदारों ने जब मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा चुना, महाराणा प्रताप को राजा चुना, जब मेवाड़ी सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा चुना तब जगमाल नाराज होकर बताओ किसकी शरण में गया? होकर अकबर की शरण में गया। अकबर की शरण में गया। अकबर की शरण में गया। अकबर ने जगमाल को कौन से पुर की जागीर दी? जहाजपुर की जागीर प्रदान की। जहाजपुर की जागीर प्रदान की। अब बताओ 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया कौन? किससे? सुरातन देवड़ा से। लिखो 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में जगमाल दत्तानी के युद्ध में दत्तानी के युद्ध में सिरोही के सुरातन देवड़ा से लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया। तो लिख लिया स्टूडेंट्स? अरे लिख लिया ना? अब सुनो और समझो और बोर्ड पर देखो क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब राजा बनेंगे आपके धुआंधार और खतरनाक। बोलो कौन? महाराणा प्रताप। बोर्ड पर देखो, महाराणा प्रताप। अब सुन लो और समझ लो, जो महान व्यक्तित्व के धनी हुए उनका तो हर एक पॉइंट हमें अच्छे से याद होना चाहिए। 1572 से 1597। अब बोर्ड पर देखो और समझ लो, बाद में एक साथ ही पूरा लिख लेना। अच्छे से समझो। पहले स्टूडेंट सबसे पहले परिचय लेते हैं इनका। कौन सा परिचय? हाँ, जीवन परिचय। जीवन परिचय। और जीवन परिचय में देखिएगा अच्छे से, पिता बताओ कौन थे? राणा उदय सिंह द्वितीय। माता कौन थी?
बोलो। माता जयवंताबाई। कौन सी बाई? हाँ। जन्म 9 मई 1540। राज्याभिषेक, एक मिनट, राज्याभिषेक बाद में लिखेंगे। जन्म स्थान कौन सा गढ़? बोलो। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की, बादल महल की कौन सी कचेरी? अरे बोलो मरो। जूनी कचेरी। बादल महल की जूनी कचेरी में जन्म हुआ किसका? बचपन का नाम बोलो। और ये इस नाम से कौन पुकारते थे? हाँ, कीका, भील। चलो भील, ये तो तुम्हें याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, राज्याभिषेक। आवाज नहीं रहे। राज्याभिषेक याद रखिएगा 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी। कौन सी बावड़ी? महादेव बावड़ी, गुंदा ही गुंदा। हाँ, गोगुंदा, कोई केरी गुंदा मत कहना। ओके। और विधि विधान राज्याभिषेक और राज्याभिषेक समारोह पूछ ले। राज्याभिषेक समारोह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कुंभलगढ़ में। विधि विधान पूर्वक कौन सा अभिषेक? राज्याभिषेक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुरु कौन थे? बोलो। आचार्य राघवेंद्र। दरबारी विद्वान बोलो। दरबारी विद्वान जो थे वो थे चक्रपाणि मिश्र। इनकी रचनाएं कौन बताएगा? बोलो। मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति। कौन सी पद्धति? राज्याभिषेक पद्धति। ये 3 ग्रंथ थे किसके? दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र के। कमर पर तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत ने। कृष्णदास चुंडावत। ध्यान रखिएगा, ये हुई सामान्य जानकारी किसकी? महाराणा प्रताप की। ध्यान रखिएगा, पूरी ध्यान रखोगे। एक पॉइंट और रह गया, इनका वाहक जो था क्या था? चेटक। क्या था? बोलो। वाहक चेटक। ओके। और इनके 2 भाई भी थे चेटक के, अटक और त्रटक। लिख लो जल्दी से। वाहक जल्दी से लिखो, बढ़िया।
लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट्स। लिख लिया सभी ने? अरे लिख लिया क्या? जल्दी से लिखो। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि महाराणा प्रताप को राजा कैसे चुना गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पर देखो एक नाम आ रहा है महादेव बावड़ी। ये महादेव बावड़ी कहाँ बनी हुई है? गोगुंदा में। और गोगुंदा में इसी महादेव बावड़ी पर प्रताप का क्या हुआ था? सर्वप्रथम राज्य अभिषेक हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। सर क्या कृष्णदास भी दरबारी विद्वान थे? नहीं, ये दरबार में उपस्थित होते थे, ये सलूम्बर के थे। ध्यान रखना, सलूम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत थे। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ओके, चलिए अब सुनिए और समझिए अच्छे से क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, कृष्णदास चुंडावत क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले क्या हुआ, 28 फरवरी 1572 को जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो हम भी देखते हैं व्यक्ति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हैं और जब तक दाह क्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर जितने जितने भी आए हुए लोग एकदम शांत और चुपचाप बैठे रहते हैं। तो सुनो और समझो, मेवाड़ के राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो आसपास के सभी ठिकानों के सरदार आए थे। अंतिम संस्कार गोगुंदा में हो रहा था तो गोगुंदा में लेकर गए शमशान के अंदर, और जब वहां दाह क्रिया हो रही थी तब वहीं पर आए हुए थे ग्वालियर के राम साहा। कौन आए हुए थे? अब ये थे प्रॉपर नरवर यानी ग्वालियर। अभी वर्तमान में ग्वालियर, पहले ग्वालियर को कहा जाता था नरवर। नरवर के रामसा तंवर ग्वालियर क्षेत्र छोड़कर मेवाड़ आ गए थे और ये कुंभलगढ़ के अंदर रहते थे, कुंभलगढ़ के आसपास रहते थे, याद रखिएगा। तो बिल्कुल रामशाह तंवर भी आए हुए थे। तो रामशाह तंवर ने वहां पर देखा तो चारों तरफ देखा तो वहां पर प्रताप दिखाई दिए अंतिम संस्कार के दौरान, शक्ति सिंह दिखाई दिए, सगर दिखाई दिया, पर जगमाल दिखाई नहीं दिया। तो रामशाह ने चारों तरफ देखा तो जगमाल दिखाई नहीं दिया। तो राम सिंह जी जो थे, रामशाह जो थे, वो चलकर गए सगर सिंह के पास। किसके पास? जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, सगर सिंह के पास गए। सगर सिंह को कहा, सगर प्रताप खड़े हैं आपके भाई, शक्ति सिंह जी खड़े हैं, आप खड़े हो, आपका भाई जगमाल क्यों नहीं आया? जब ये बात कही तब कहा, सगर सिंह ने कहा, रामशाह शायद आपको हमारे मेवाड़ की परंपरा के बारे में पता नहीं है। हमारे मेवाड़ की ये परंपरा है कि जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है वो कभी भी अंतिम संस्कार विधि में शामिल नहीं होता है। जब उत्तराधिकारी की बात कही सगर सिंह ने तो दिमाग खराब हो गया। किसका? रामशाह का। अब रामशाह सगर सिंह को कहे तो क्या कहे, वहां से आ गए, मतलब ये थोड़ा सा हटके एक तरफ आकर खड़े हुए और चारों तरफ यूं देखा तो नजर पड़ी किस पर? कृष्णदास चुंडावत पर। किस पर? जो सलूम्बर के रावत थे। सलूम्बर ठिकाना था, वहां के रावत थे कृष्णदास चुंडावत। ये भी अंतिम संस्कार में आए हुए थे। तो रामशाह सीधा चलकर कृष्णदास के पास गया, क्योंकि चुंडावतों को विशेष अधिकार था जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था। और राजा जब राज्य अभिषेक होता था उस उत्तराधिकारी का, तो राज्य अभिषेक के बाद चुंडावत ही उस राजा का हाथ पकड़कर कहाँ बिठाते? सिंहासन पर। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो स्टूडेंट बिल्कुल कृष्णदास चुंडावत के पास गए रामशाह, और रामशाह ने कहा कि
क्या ये बात सच है कृष्णदास की स्वर्गीय राणा ने अपना उत्तराधिकारी छोटे कुंवर जगमाल को घोषित किया? कब? बिल्कुल आपकी बात सच्ची है, उनको ही घोषित किया गया है। तो क्या तुम इस निर्णय को सही मानते हो? तब कृष्णदास चंडावत ने कहा सही नहीं मानता, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़ पहले से ही मुगलों के अधीन हो चुकी है। इस मेवाड़ साम्राज्य पर दुश्मन का खतरा मंडराया जा रहा है, और ऐसे में अगर राजा जगमाल बना तो मेवाड़ पर और विकट बादल खतरे के मंडराएंगे। तो रामसा ने कहा देर किस बात की, सभी आए हुए हैं सरदार, निर्णय हम लेंगे जो होगा, तो यहीं पर निर्णय हो जाए। तो कृष्णदास चुंडावत ने कहा यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, यहाँ पर नहीं, पहले अंतिम संस्कार दाह क्रिया पूरी होने देते हैं। अब एक बात बताओ, आप बॉयज जो हो सभी, हम अंतिम संस्कार विधि में तो गए हुए है ही है, गए हुए हैं ना? तो एक बात बताओ, अंतिम संस्कार होने के बाद हम वापस घरों की तरफ चलते हैं, तो चलते तो बीच में स्नान करते कि नहीं करते? करते हैं ना? तो इसी प्रकार देखो, अंतिम संस्कार होने के बाद सभी वहाँ से चले और आए कौन सी बावड़ी पर। क्या कर रहे थे? नहा रहे थे, सब तैयार हो गए, नहा लिए। तब वहीं पर कृष्ण रामसा ने कृष्णदास को इशारा किया कि सभी के सामने अब प्रस्ताव रख दो। कृष्णदास चुंडावत ने प्रस्ताव रखा सभी सरदारों के सामने, कहा सभी सरदार उपस्थित हैं, मैं सभी के समक्ष एक अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि प्रस्ताव मेरा यह है कि राणा उदय सिंह जी, स्वर्गीय राणा उदय सिंह जी ने जो निर्णय लिया उत्तराधिकारी का जगमाल को, हम इस निर्णय को सही नहीं मानते। मेवाड़ पर दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में हमने सही निर्णय नहीं लिया तो हमारे मेवाड़ इतिहास के लिए क्षति का कारण बन जाएगा ये निर्णय। मैं सभी सरदारों के समक्ष जगमाल को सही उत्तराधिकारी नहीं मानता हूं, मैं सिंहासन पर और राजा बनाना चाहता हूं अपना महाराणा प्रताप को। मेरे इस मत का समर्थन कौन कौन कर रहा है? तो वहां पर खड़े सभी सरदारों ने जयकारा लगाया, किसका? बोलो, महाराणा प्रताप का। और वहीं पर महादेव बावड़ी पर ही प्रताप का क्या कर दिया गया? राज्य अभिषेक। क्या कर दिया? फिर वहीं से सभी सरदार चलकर कहाँ आए बताओ? कुंभलगढ़। जगमाल को हटाया गया और वहां पर सिंहासन पर बिठाया, किसको? प्रताप को। और विधि विधान पूर्वक राज्य अभिषेक जो हुआ कुंभलगढ़ में हुआ और वहीं पर समारोह हुआ। और फिर महाराणा प्रताप ने राज्य अभिषेक विधि विधान पूर्वक होने के बाद ये प्रण लिया कि जब तक मैं मुगलों को मेवाड़ से भगा नहीं दूं, तब तक मैं एक राणा के ऐशो आराम धारण नहीं करूंगा। और वहीं पर थे हमारे मारवाड़ के प्रताप राव चंद्रसेन। कौन थे? ध्यान रखना, राव चंद्रसेन भी उस समय वहीं उपस्थित थे। अब सुनो स्टूडेंट, ये बात पता चली किसको? अकबर को, क्योंकि जगमाल वहां चला गया। अकबर को बात पता चली कि अब राजा बना है मेवाड़ का कौन? प्रताप। तो अकबर ने कहा कि अपनाओ प्रताप के विरुद्ध सुलह ए कुल नीति। कौन सी नीति? अरे बोलो, अरे बोलो, सुलह एक कुल नीति अपनाओ। और सुलह एक कुल नीति के तहत अधीनता स्वीकार करवाओ। किसको? बोलो, प्रताप को। ध्यान रखिएगा। तो कितने शिष्टमंडल भेजे गए? बोलो, 4 शिष्टमंडल। अब इन 4 शिष्टमंडलों को याद करने के लिए मैं 2 शब्द पूछ रहा हूं आपसे, आप सीधा बताओगे। बताओ, पत्थर होता है, छोटा सा पत्थर, उस पत्थर को हमारे राजस्थानी भाषा में क्या बोलता है? बोलो, बोलो, भाटो। क्या बोलता है? ओ भाटो जो को रेवे, ओ पिघलियोडो रेवे कि जमियोडो रेवे? बोलो, हाँ, तो बन जाएगा जमा भाटो। क्या बन जाएगा? बोलो, अरे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। तो देखो, ज का मतलब,
बोलो जल। हाँ, खोरची को गड़ी मार दे वरना अभी तुझे खोड़ा कर दूंगा। तुम इतना ही याद रख लो, जलाल खां। कौन सा खां? माग का मतलब, भाग का मतलब भारमल। कौन सा मल? जूते पड़ेंगे। आवाज नहीं, सुनो पहले। इसीलिए भट्टो नहीं बोलना है, भट्टो बोलना है। क्या बोलना है? जमा भट्टो। तो भ का मतलब भगवंत दास। कौन सा दास? और टो का मतलब, बोलो रे। तो बताओ चारों शिष्टमंडल याद हुए कि नहीं हुए? सबसे पहले भेजा जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। आप दो शब्द याद कर लो, जमा भट्टो। क्या याद रखोगे? लिखो जल्दी से। मुहूर्त माला के बाद क्या लिखा? विश्व वल्लभ और राज्य अभिषेक पद्धति। लिखो जल्दी से स्टूडेंट, लिखो। अकबर ने प्रताप को सुलह एक कुल नीति के तहत, अकबर ने प्रताप को सुलह एक कुल नीति के तहत अधीनता स्वीकार करवाने हेतु अधीनता स्वीकार करवाने हेतु कितने शिष्टमंडल भेजे रहे? 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजे। लिख लो जल्दी से। शिष्टमंडल भेजे। लिख लिया? अब लिखो जल्दी से चारों शिष्टमंडलों के नाम। वो शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे, जमा भट्टो, ताकि याद रहे आपको। जमा भट्टो, जमा भट्टो। लिख लिया? अब लिखो जमा भट्टो। लिखो जलाल खां। लिख लिया ये चारों? ओके, अब सुन लो। इन चारों में से स्टूडेंट चारों अधीनता स्वीकार करवाने में क्या रहे? तब कहा अकबर ने कि सुलह एक कुल नीति के तहत तो प्रताप ने अधीनता स्वीकार, अब अपनाएंगे युद्ध अभियान नीति। यानी बलपूर्वक अब क्या स्वीकार करवाएंगे? अधीनता। किसको? महाराणा प्रताप को। तो लिखो जल्दी से। पहले 1 मिनट सुन लो। आपको इन चारों में से एक की मुलाकात याद रखनी है, मान सिंह की। किसकी? मान सिंह की। क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? मान सिंह। तो मान सिंह को युद्ध का नेतृत्व क्यों दिया गया, ये हमें अच्छे से जानना है। तो सुनो और समझो स्टूडेंट। अकबर ने मान सिंह को, प्रताप को समझाने तू कितवे शिष्टमंडल में भेजा? अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप खुद आए थे, कुछ इतिहासकार कहते प्रताप नहीं आए थे, भेजा था अपने पुत्र अमर सिंह को। अब सुनो और समझो, हम दोनों की तरफ से ले लेते। हम जानते हैं कि भाई प्रताप ने भेजा किसको? अमर सिंह को। तो अमर सिंह जी जब आए थे मान सिंह जी, तो प्रताप ने अमर सिंह जी को कहा कि उधर से कछावाओं का कुंवर आया है। कौन आया है? तो हमारा भी कुंवर ही मिलने जाएगा। किससे? मान सिंह से। तो बिल्कुल अब भेजा गया अमर सिंह को, और अमर सिंह को एक बात कही का अमर सिंह जी याद रखिएगा, मान सिंह आए हैं कोई काम से, वो हमसे मिलने का जिद करेंगे पर हम उनसे मिलेंगे नहीं। आप किसी भी तरह हैंडल कर लीजिएगा
और याद रखिएगा वो जो भी कुछ भी काम के लिए आए वो हमारे अतिथि बन के आ रहे हैं। क्या बन के? तो उनका भव्य स्वागत होना चाहिए, उनकी आवदर में कमी होनी नहीं चाहिए। और बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, इधर से अमर सिंह जी गए, उधर से मान सिंह जी आए और उदय सागर झील पर, बताओ कौन सी? उदय सागर झील की पहाड़ पर दोनों मिले थे। कौन कौन? अमर सिंह और मान सिंह जी दोनों मिले। तब बिल्कुल मान सिंह जी ने अमर सिंह जी को कहा अमर सिंह जी, हम बहुत बड़े काम को लेकर यहाँ आए हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है। किससे? राणा से। इसलिए आप राणा को बुलाओ, उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। ये बात किसने कही? बोलो, अरे बोलो। मान सिंह जी ने कही। तो अमर सिंह जी ने कहा कि अमर सिंह जी जो भी कहा मान सिंह जी को कहा कि मान सिंह जी जो भी बात है आप हमें बताओ, क्या बात है, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कि नहीं कुंवर, आप निर्णय नहीं ले सकते हो, आप निर्णय नहीं ले सकते हो। इस पर तो निर्णय सिर्फ कौन दे सकता है? हाँ, राणा ही दे सकता है। इसलिए आप राणा जी को बुलाओ, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल अमर सिंह जी ने कहा वो नहीं मिल सकते आपसे। तो का रीजन क्या है? तो अमर सिंह जी ने बहाना बना लिया का कल रात्रि से पिताजी के पेट में क्या हो रहा है? दर्द, पेट और सिर में दर्द हो रहा है, तबीयत सही नहीं है पिताजी की, इसलिए आपसे नहीं मिल सकते। ये बात सीधी सीधी मान सिंह को पता चल गई कि बहाना बना रहा है। मान सिंह ने कहा अगर ये बात है तो जाकर राणा को कहिएगा कि हम वापस आएंगे हकीम लेकर। क्या लेकर? वो पेट का दर्द दूर करेगा और हम सिर दर्द बढ़ाएंगे। और क्या बढ़ाएंगे? सिर दर्द बढ़ाएंगे। और गले में भी दर्द हो तो बता देना, गले का दर्द भी सही कर देंगे। अब बताओ स्टूडेंट, ये बात मान सिंह ने कही किसको? क्या अमर सिंह जी सहन करेंगे? अब अमर सिंह जी वापस जवाब क्या देंगे उसके लिए तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। स्टूडेंट, मान सिंह जी के पिता थे भगवंत दास। कौन थे? और भगवंत दास की बहन थी हरका बाई। कौन सी बाई? बोलो। और हरका बाई का विवाह हुआ अकबर के साथ। किसके साथ? तो बताओ, मान सिंह के पिता कौन? भगवंत दास। तो बताओ, पिता की बहन हमारे क्या लगेगी? बोलो। और बुआ का पति, अरे बोलो, फूफा। नाम तगड़ा बेटा, फूफा। और बिल्कुल जिंदगी भर वो फूफा ही करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। हर एक के घर में अगर रोड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, तो वो लड़ाइयाँ ज़्यादातर फूफा की वजह से। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। अभी तेरी शादी आने दे, रुक जा। तू पूरी जिंदगी तो नहीं, पूरी शादी में तू फूफा को मनाने का प्रयास करेगा तो भी फूफा मानेगा नहीं। वो हाथ यूं छोड़ेगा ही नहीं, फूफा यूं पकड़ के रखेगा। ध्यान रखना, फैक्ट एक नहीं है। बड़े गजब के होते हैं फूफा। चिट्ठी में क्या आया है? राणा प्रताप की पत्नी का नाम तू ही लिख लेता। अजब दे पवार। लिखो मरो, लिखो लिखो। महाराणा प्रताप की रानी का नाम लिखो जीवन परिचय में, अजब दे पवार। सर भगवंत दास था या भगवान दास? भगवंत दास। और भगवंत दास भगवान दास दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, टेंशन मत लो। जल्दी करो स्टूडेंट्स। लिख लिया? अरे बताओ। ओके, अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो सुनो, रिश्ता तुम्हें पता चल गया। मान सिंह के अकबर क्या लगता था? तो अब वापस अमर सिंह जी ने कहा सुनिए मान सिंह जी, बिल्कुल आइएगा, हकीम की जरूरत नहीं है। आओ तो अकेले मत आना, अपने फूफा को
साथ लेकर आना, क्योंकि हमारे राजस्थान में परंपरा है फूफा को नारियल दिया जाता है और सीख दी जाती है। क्या दी जाती है? नारियल और सीख दी जाती है। तो मेरे पिताजी से भी बार बार नारियल और सीख तेरे फूफा को दी नहीं जाएगी। जिंदगी भर की सीख पूरी एक बार में ही दे देंगे। जाओ फूफा को लेकर आना। ये बात बताओ किसने कही? क्या क्या तो ले लेना तू। तो साढ़े कमी ने इसको कह रहा क्या आज मजा आएगा, है ना, कुछ तूफानी हो जाए, है ना, दुष्टी कहीं का। ये हमारे दुश्मनों की चाल है। कुछ गद्दारों की चाल है, कुछ धोखेबाजों की चाल है। हमें गिराने के लिए अब आलपिन तक उतर आया है? नहीं, अब मैं चाय पीऊंगा ही नहीं। हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं। ये जो इधर बैठा है ना, इसका तो 1% भी भरोसा नहीं है। इससे मैंने एक बार घी मंगाया था। मैंने कहा भाई घी अच्छा लाना, तो कहा, इसने मेरे को क्या बोला, इतना अच्छा लाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। अभी तक याद रख रहा हूं। नहीं, ये घी लेके आया था, घी अच्छा लेकर आया, पर घाटा इसे ही हुआ। इसको इसकी भरनी मैंने वापस नहीं दी। मिल जाएगी, गद्दार कहीं का। दी तो तूने, इसने मेरे को बोल दिया था। और ये तो अच्छा हुआ हमारे विश्वस्त सेनानायक को पता चल गया कि राणा को गिराने के लिए दुश्मन तीरों का प्रयोग कर रहा है। इसे कहते हैं विश्वस्त सेनानायक। रुक जाओ, ये बैच जब तक कंप्लीट होगा ना, तब तक मैं ऐसे ही तीर छोड़ छोड़ कर तुम्हें मार दूंगा। चलो सही रखना तू। हाँ, तो सुनो स्टूडेंट, ये मुलाकात मैंने बताओ किसकी बताई? महाराणा प्रताप, सॉरी, मान सिंह और अमर सिंह की। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नो, मिलने गए थे खुद कौन? प्रताप। उधर से मान सिंह आए, दोनों के बीच में बात हुई। मान सिंह ने अधीनता का प्रस्ताव दिया। बोलो किसको? प्रताप को। प्रताप ने स्पष्ट मना कर दिया, कहा कि हम बप्पा रावल के वंशज है और हम सिर्फ अधीन है, तो बप्पा रावल नहीं, एकलिंग जी के अधीन है। किसके? वापस बता एक बार वापस बता। हाँ, तो स्टूडेंट सुनना। तो कहा, इधर देखो मरो, बेटे पीछे देख रहे, ध्यान रखना। इधर से सेनानायक को कहूंगा सीधी आलपिन आएगी, और कहते ही तो तू जैसे खुसरो की आंखें फोड़ी थी, इनके भी। क्या? ये घर का नहीं, घर के आदमी ही हल्ले लगाते। तेरे को 1000 बार बोल दिया है। नहीं, किसको बोला? ये तेरे पास गांव का है? कौन बोला था? हाँ, तो फिर इसको पास में बिठा रहा है। कल मत बिठाना। हाँ, आवाज नहीं। तो सुनो स्टूडेंट, अब महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात में क्या होता है, क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, महाराणा प्रताप को अधीनता का प्रस्ताव दिया तो प्रताप ने स्पष्ट कहा कि हम सिर्फ एकलिंग जी के अधीन है, उनके अलावा किसी के अधीन नहीं। और कुंवर, तुम भूल रहे हो कि हम स्वतंत्र प्रवृत्ति के राजा हैं, हम किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, पर आपके लाए हुए अधीनता के प्रस्ताव को ठुकराते हैं। ये बात किसने कही? प्रताप ने। तो स्टूडेंट मान सिंह ने कहा, ठीक है राणा जी, आपका निर्णय, चलता हूं। तो प्रताप ने कहा, नहीं, आप हमारे मेहमान बन के आए हो तो कुंवर खाना खा के जाओगे, क्योंकि मान सिंह ओहदे में भी छोटे थे और उम्र में भी छोटे थे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है सुनना और समझना। खाने की बात कही गई तो वहीं उदय सागर झील पर खाने का आयोजन किया गया। अब थालियां लगाई गई खाने के लिए दो, और खाना जब परोसा जाने लगा तो मान सिंह जी ने खाना परोसने से मना कर दिया कि खाना मत परोसो।
तो प्रताप जी ने कहा क्यों? तो कहा कि आप क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय, तो खाना एक ही थाली में होगा। जब ये बात कही तो प्रताप को भयंकर गुस्सा आया। किस पर? मान सिंह पर। का मान सिंह, तुम कछावाओं को खाना खाते समय तुम्हें क्षत्रियता याद आती है, तुम्हारी क्षत्रियता, तुम्हारी वीरता उस टाइम कहां गई थी जब आमेर पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे? उस समय तुम्हें वीरता दिखानी चाहिए थी, पर नहीं। ऐसी स्थिति में तो तुमने अपनी बहन बेटियों को दुश्मन के हवाले कर दिया, और खाना खाते समय तुम्हारी क्षत्रियता उस टाइम तुम्हारी कहां गई थी? जब ये बात कही तो भयंकर गुस्सा आया। किसको? और मान सिंह ने वो खाने की जो थाली थी वो फेंक दी। कहां? उदय सागर झील में। कहा कौन खाऊं? क्या कहा? प्रताप ने कहा मत खाओ। सुनो और समझो। मान सिंह ने कहा राणा, हमारे कुल की निंदा की है। क्या की है? निंदा की। बदला लेने आऊंगा और वापस लौट कर आऊंगा। और ये चेहरा अच्छे से देख लो। अब की बार अधीनता का प्रस्ताव लेकर नहीं, मुलाकात रण क्षेत्र में, युद्ध मैदान में होगी। ये बात किसने कही रे? बोलो। मान सिंह ने कही। तब मान सिंह ने कही, तब प्रताप अपने जहाँ बैठे थे वहाँ से खड़े हुए और मान सिंह के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि छोटे थे, उम्र में भी छोटे, रौदे में भी छोटे। हाथ रख के कहा कि कुंवर जरूर आओ ना, जरूर आना, हम भी देखेंगे कछावाओं के कुंवरों में कितना दम है। मान सिंह ने कहा यार भरी बेइज्जती। तो देखो दोनों घटनाओं में देखो बेइज्जती किसकी हुई? तो मान सिंह जी यहां से अकबर के पास गए। अकबर कुछ पूछे उसके पहले ही मान सिंह ने कहा कि बादशाह, तुम जब भी मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान करो तो उस युद्ध अभियान का नेतृत्व मुझे मिलना चाहिए। तो प्रताप ने कहा ऐसा क्यों? सॉरी, अकबर ने कहा ऐसा क्यों? तो कहा कि प्रताप ने हमारे कुल की निंदा की है, हम उसका क्या लेना चाहते हैं? और बताओ, अकबर तो यही चाहता था कि क्षत्रिय को क्षत्रिय के विरुद्ध खड़ा कर दो, इस्लाम का तो फायदा ही फायदा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो। मान सिंह व महाराणा प्रताप की मुलाकात। मान सिंह व महाराणा प्रताप की मुलाकात। मान सिंह व महाराणा की मुलाकात उदय सागर झील की। कौन सी? उदय सागर झील की उदय सागर झील की पाड़ पर हुई। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो। अब बताओ स्टूडेंट, उपरोक्त चारों शिष्टमंडल अधीनता स्वीकार करवाने में क्या रहे? तो सीधा लिखो युद्ध की योजना। युद्ध की योजना, युद्ध की योजना। जल्दी से बताओ, युद्ध की योजना कहां पर बनी? अरे बोलो। अजमेर के कौन से किले में? किस किस ने बनाई? अकबर, मान सिंह और आसफ खां। तो लिखो, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना
अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना अजमेर के कौन से किले में, बिल्कुल लिख लो, मैगजीन के किले में बनाई। कौन से? मैगजीन के किले में बनाई। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। लिखो महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कुंभलगढ़ के किले में बनाई। कुंभलगढ़ के किले में बनाई। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो। कुंभलगढ़ कहीं कुंभलगढ़ ही होगा, वहां बड़ी तो वही ऑप्शंस में होगा। जूते पड़ेंगे तुम्हारे। कौन बोला मांडलगढ़? टूपा दे दूंगा। शांतिलाल जी, तुमने अभी भेरू जी की फेरी नहीं दी, तो फिर ऐसे कैसे भटक रहे हो? मैं तो कह रहा हूं 100% होगा, नहीं होगा तो पर्सन ही गलत है। और बोलो। युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के किले में ही बनाई। समझ में आया ना? अब सुनो, इधर अकबर ने बताओ युद्ध का नेतृत्व किसको दिया, और मान सिंह का सहयोगी किसे भेजा? आसफ खां को। मान सिंह सेना लेकर आया और अपनी सेना का पड़ाव कितनी जगह डाला? 2 जगह, मांडलगढ़ और लेला ही लेला। कौन सी लेला? मोलेला। कौन सी लेला? मोलेला, जो कौन से संबंध में है? तो ध्यान रखना, ये 2 पड़ाव डाले किसने? और प्रताप ने अपनी सेना का पड़ाव डाला लोसिंग गांव राजसमंद में। कौन से गांव में? तो लिखो जल्दी से। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसको दिया? बिल्कुल लिख लो, मान सिंह को दिया। आगे बढ़ो स्टूडेंट। मान सिंह को दिया तथा सहयोग हेतु किसको भेजा? आसफ खां को भेजा। सहयोग हेतु आसफ खां को भेजा। लिख लिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट। सहयोग हेतु आसफ खां को भेजा। अब लिखो जल्दी से। मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव निम्न स्थानों पर डाला। मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव निम्न स्थानों पर डाला। मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव निम्न स्थानों पर डाला। नंबर फर्स्ट लिखो। कहां पर? बोलो, मांडलगढ़। और दूसरा मोलेला। अब लिखो, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पड़ाव निम्न स्थानों पर डाला।
निम्न स्थान पर डाला, स्थानों पर नहीं, स्थान पर डाला, क्योंकि एक ही स्थान था। सीधा लिखो लोसिंग गांव। बताओ कौन सा गांव? लोसिंग गांव, जो कौन से संबंध में है? हाँ जी, लोसिंग गांव राजसमंद। फिर लिखो सीधा कौन सी घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में लिखोगे 18 जून 1576, 21 जून 1576, राणा प्रताप वर्सेस कौन से सिंह? मान सिंह। लिखो जल्दी से। सर ये मोकल का संरक्षक रणमल था क्या? नौ। मोकल का संरक्षक जो था चुंडा था, और चुंडा के बाद जो संरक्षक बना वो बना राघवदेव। कौन बना था? राघवदेव। ध्यान रखिएगा। सर ये मोकल का संरक्षक, नो, मोकल का संरक्षक रणमल क्यों बनेगा? अगर संरक्षक रणमल बनता तो रणमल मोकल को ही मारकर मेवाड़ पर किस अधिकार कर लेता। पर स्टार्टिंग में रणमल की ये भावना नहीं थी। ये भावना तो आई कुंभा के समय। किसके समय? कुंभा के समय। पर याद रखना, अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि लाखा ने मरने से पहले ही चुंडा को मोकल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। तभी तो हंसाबाई ने झूठे झूठे क्या लगाए थे? आरोप। और जब राघवदेव ने जिम्मा ले लिया तब छोड़कर चले गए कौन? चुंडा। किधर? मालवा की तरफ। ध्यान रखिएगा। ये लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया क्या? सर मेरे भाई के सर ने बताया था। नहीं, बाई मिस्टेक हो गया होगा, वरना आप अच्छे से ध्यान रखिएगा किसको नियुक्त किया था। आप पहले चुंडा को, फिर चुंडा के बाद राघवदेव को, राघवदेव के बाद तो फिर कुंभा आ गया और राघवदेव भी मारा गया, फिर चुंडा की तो वापस एंट्री हो गई, फिर रणमल भी मारा गया। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा। अब पहले बोर्ड पर देखो स्टूडेंट और समझ लो। महाराणा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से भाग लेने वाले क्या? राजा। तो देख लीजिएगा बोर्ड पर प्रताप की तरफ से किस किस ने भाग लिया। सबसे पहले याद रखोगे कौन सा? नरवर। नरवर के थे राम सिंह तंवर, जो अपने कितने पुत्रों के साथ? 3 पुत्रों के साथ आए थे। नंबर फर्स्ट, राम सिंह का पुत्र एक था कौन? शालीवाहन, भवानी सिंह, और कौन सा सिंह? प्रताप सिंह। उसके बाद सलूम्बर। कौन सा बर? सलूम्बर। सलूम्बर से आए थे कृष्णदास चुंडावत। ओके। उसके बाद आप याद रखोगे लोर ही लोर। जालोर से कौन आए थे? मान सिंह सोनगरा। कौन आए थे? मान सिंह सोनगरा। ओके। सरदारगढ़। कौन सा गढ़?
सरदारगढ़ से आया था भीम सिंह डोडिया। कौन आया था? हाँ, भीम सिंह डोडिया। मेरपुर से आया था, बोलो कौन? पुंजा भील। कौन सा भील? पुंजा भील। उसके बाद याद रखोगे स्टूडेंट, बदनौर। कौन सा नौर? बदनौर से आया रामदास राठौड़। कौन आया? रामदास राठौड़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखोगे स्टूडेंट, सिंगल सिंगल दुक्कल दुक्कल जो आए वो भी मैं लिखा देता हूं आपको। एक बताओ कौन आया था? हसन खां, सॉरी हकीम खां सूरी। हसन खां मेवाती तो कहाँ था? हाँ, हकीम खां सूरी। और सिंगल में आए थे, बोलो कौन? भामाशाह व कौन से चंद? ताराचंद। और साथ में याद रखोगे एक बिजोलिया का, कोई बताएगा कौन आया? बोलो, प्रताप के ससुर आए थे, मानरख या भामरख पंवार। पंवार। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा, यहां पर दो चारण योद्धा आए थे। कौन से योद्धा? चारण योद्धा, जिसमें एक था जैसा चारण और एक था केशव चारण। कौन सा चारण? केशव चारण। एक था पुरोहित गोपीनाथ शर्मा, रतन चंद्र, सॉरी पुरोहित जगन्नाथ था, जगन्नाथ, और रतन चंद मेहता। रतन चंद मेहता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ये थे स्टूडेंट। हाँ, एक वो कौन था? झाला बीदा। और कुछ कुछ कहते हैं कि ये झाला बीदा नहीं, झाला मन्ना था या झाला मान था। ओके, लिख लो जल्दी से। ये महाराणा प्रताप की तरफ से भाग लिए। सर मेरपुर से गोपीनाथ और जगन्नाथ भी वो लिख दिए ना, उधर देख मर। हाँ, गोपीनाथ पुरोहित जगन, हाँ पुरोहित गोपीनाथ भाई साहब, मैंने जगन्नाथ ठोक दिया। और रतन चंद मेहता। अब लिखो, जल्दी से लिखो स्टूडेंट।
जल्दी से लिख लो स्टूडेंट्स। ये रहा। एक मिनट, अभी एक कंफर्म करता हूँ, मुझे डाउट लग रहा है। ये रहा। हाँ, एक बार देखना तो, मैंने मेहता रतनचंद लिखा, रतनचंद मेहता लिख दिया ना, जगन्नाथ लिखा, हाँ तो वो जगन्नाथ भी लिखना है। और पुरोहित गोपीनाथ है, हाँ बस पुरोहित गोपीनाथ और साथ में पुरोहित जगन्नाथ भी लिखो, ध्यान रखिएगा। एक बार देखो स्टूडेंट्स, मैं अभी भी बता देता हूँ, मेरे पास जो चीज़ है, कहता है ना कहीं से भी कुछ भी ज्ञान की शिक्षा मिले तो वहाँ से अर्जित कर लेना चाहिए। तो मैं फेसबुक चला रहा था, तो उस फेसबुक के अंदर मैंने किसी की पोस्ट देखी। उस पोस्ट के अंदर उसने लिख रखा था कि वह योद्धा जो हल्दी घाटी युद्ध में लड़ते हुए महाराणा प्रताप की तरफ से वीर गति को प्राप्त हुए। ये देखो, स्वाभिमानी योद्धा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रमुख मेवाड़ी सरदार। तो देखो, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फाइव्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवन्थ पेज, टोटली इसने जो लिस्ट डाली थी स्टूडेंट्स 121 नामों की डाली थी। कितनी? 121। और ये जो जानकारी इसमें डाली है ना, मेरे पास प्रताप की जीवनी पड़ी है, उसमें भी इतने नहीं मिले आंकड़े। तो मैंने कहा ये तो बहुत काम की चीज है, और काम की चीज कहीं से भी मिले अर्जित कर लेनी चाहिए। ओके, ध्यान रखें। इसमें ऐड करोगे स्टूडेंट पुरोहित गोपीनाथ, रतनचंद मेहता और जगन्नाथ। ओके, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिखो। फिर यहीं पर महाराणा प्रताप की तरफ से भाग लेने वाले, मतलब महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में जो हाथी लड़े थे, उनके भी नाम लिखेंगे। लिख लिया ना सभी ने? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। आप में से कोई टॉप 20 में आया था? आप में से कोई टॉप 20 में आया था? बोलो। टॉप 50 में? बहुत बढ़िया, खड़े हो, तीनों खड़े हो। टॉप 50 में खड़े हो। टॉप 100 में? हाँ खड़े हो। टॉप 100 में जो है वो खड़े हो जाओ। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। पिछले वाले छोरिया तो आई नहीं। आउआ कितने दिनों से आई? पहली खड़ी हो। कितने दिनों से आई? क्यों? गाँव गई थी यहीं पे? तो फिर रीजन? पढ़ाई कर लो। कल टेस्ट दिया था? टेस्ट दिया? कितने आए? अच्छा, सही के भी गलत बता रहा है? कौन से सवाल थे ऐसे बता। हाँ हाँ, इधर सही बता रहे, उधर गलत बता रहे? नहीं मतलब, हाँ सुनो, ए सीरीज के अंदर आंसर जो बताया वो सही था या नहीं? दोनों में रॉन्ग बता रहा है, इनकरेक्ट बता रहा है। ऐसे कितने सवाल हुए? हाँ हाँ, ठीक है। 47 में से 2 ही गलत हुए? 2 ही?
तो रैंक अच्छी आनी चाहिए तेरी। 200 की। बैठ। तेरे 21वीं रैंक, बहुत बढ़िया। 45वीं रैंक, बहुत बढ़िया। दोनों पास में बैठे थे क्या? हाँ, बैठो। 87, बैठो। कितवी? 100, बैठो। 21वीं, बहुत बढ़िया, बैठो। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। और जिनकी रैंक नहीं आई उनको तो बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, तो तुम्हारे लक्षणों के हिसाब से तुम्हारा टेस्ट नहीं लिया गया, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट लेते ना तो नीचे से टॉप करते आप। लिखो जल्दी से। जल्दी आना चाहिए, यहाँ पे मैं कह के भी गया था। दुष्टी उठे आराम से 8:30-9 बजे। तो उधर बाका फाड़ रहा होगा, इधर उधर बैठ गया था आगे। लिखो जल्दी से, आवाज नहीं। अब लिखो प्रताप के हाथियों के नाम। प्रताप के हाथियों के नाम। कितने हाथी थे रे? 2। लिखो राम प्रसाद व लूणा। राम प्रसाद व लूणा लिख लिया। लिखो मान सिंह के सैनिक या मान सिंह का सैन्य दल। लिखो मान सिंह का सैन्य दल। मान सिंह का सैन्य दल। और मान सिंह के सैन्य दल में लिख लो स्टूडेंट जल्दी से। लिखो नंबर फर्स्ट पॉइंट। मान सिंह के सैन्य दल में लिखो, एक तो खुद था कौन? मान सिंह। सेकंड कौन? आशफ खां। और साथ में आया था विद्वान। कौन सा खां? बदायूनी खां। कौन सा खां? बदायूनी खां। अभी फिलहाल ये लिख लो। पिछला वाला लिखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, जाओ जल्दी से, चाय आई पी के आ जाओ।